हम करने जा रहे हैं SCMP का चैप्टर 5 के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक एस मैनेजर है, एस फॉर शिप, एस मैनेजर है, एस मैनेज कर रहा है एक स्कूल कैंटीन को, अप्रॉक्सीमेटली 1600 स्टूडेंट्स है एट नोएडा। ठीक है, नोएडा में द करंट कैश पेमेंट सिस्टम रिक्वायर 3 क्लर्क ईच पेड 90 रुपीज़ पर आवर। अभी करंट को चाहिए, करंट में मतलब करंट कैश पेमेंट सिस्टम के लिए 3 क्लर्क चाहिए जो कितना पेड करता है, 90 रुपये आवर का है, और 3 हैं 240 दिन काम करता है। 90 रुपये पर आवर है, 3 चाहिए और 240 दिन काम होता है, तो एक दिन में कितने घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे तो मेरी पूरी सैलरी कितनी होगी? फिक्स होगी ना, 90 इंटू 3 इंटू 240 इंटू 4, तो 2,59,200। ठीक है, अब एस इज कंसिडरिंग, एस क्या कंसीडर कर रहा है? वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम। अब वो कैश मैनेजमेंट वायरलेस, ठीक है, वेयर द स्टूडेंट कुड जस्ट स्वाइप आई कार्ड फॉर पेमेंट। दिस आई कार्ड दिस सिस्टम वुड कॉस्ट 1,25,000 टू सेटअप एंड 36,000 ईयर टू ऑपरेट। तो 1,25,000 तो लगेगा सेटअप के लिए और 36,000 रुपये लगेगा, तो 1,00,000 प्लस 36,000 तो 1,61,000 तो हमें लग रहा है कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो एडवाइस करो, क्या एस को ये प्लान करना चाहिए? एज्यूमिंग वर्किंग लाइफ ऑफ WCMS 5 साल है, तो 36,000 पर ईयर टू ऑपरेट, सिस्टम की कॉस्ट 5 साल है, तो 1,25,000 डिवाइड बाई 5 से करूँगा ना, 1,25,000 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 साल चलेगा ना, 26 प्लस 36 तो 61,000 की कॉस्ट आ गई मेरी, और यहाँ पे 2,59,000 की आ रही है। तो भैया कॉस्ट के हिसाब से तो आप एस अप्रॉक्सीमेटली 1600 स्टूडेंट्स क्यों दिए इसने? स्टूडेंट्स का मतलब नहीं, देखो कॉस्ट के हिसाब से तो 61,000 की कॉस्ट यहाँ आ रही है, और ये यहाँ पे आ रही है 259,200। आपको 1,98,200 का बेनिफिट हो रहा है पर ईयर। ठीक है, 1,98,200 का। तो आंसर में क्या लिखा है मैं बताता हूँ। ओके, तो इसमें 5 साल इसलिए दिया हुआ था, आपको सिर्फ 5 साल की कॉस्ट निकालनी थी, और मैंने इसमें एक गलती कर दी रीड करने में। क्या गलती कर दी? इसमें जो मशीन हम लगा रहे हैं, ऑटोमेटेड मशीन, वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम, वो तो लगेगी, और ये सेटअप कॉस्ट तो 1,25,000 की है ही है, 36,000 पर ईयर है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 3,05,000 आ गया। और हमें साथ में एक बंदा भी चाहिए, क्लर्क चाहिए एक, तो 90 रुपये 4 घंटे काम करता है, 240 घंटे काम करेगा और 5 साल काम करेगा, तो टोटल 7,37,000 की कॉस्ट आएगी। और वहाँ हमारी आएगी, वहाँ पे 90 रुपये के हिसाब से 4 घंटे काम कर रहे थे, 240 दिन, कितने बंदे? 3 बंदे, और 5 साल के लिए तो 12,96,000 की है। 737 की यहाँ पे बेनिफिट तो है, बट यहाँ पे मान लो क्या हुआ, बंदा आई कार्ड भूल गया, तो ट्रांजैक्शन कहाँ से होगी? उसके पास कैश नहीं है, कहाँ से करेगा आई कार्ड? और ट्रांजैक्शन फेलर हो गई, आपने ऑनलाइन करा था सिस्टम से, ट्रांजैक्शन फेलर हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं मैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, नहीं पढ़ा आई डोंट नो, चलो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि देखो, आलिया एक IMAX का थिएटर, उसने ये बताया इसमें ये होता है, पहला पैराग्राफ किसी काम का नहीं है, छोड़ भी सकते हो तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसका एवरेज रिवेन्यू, एवरेज कम से कम इतना कमा लेता है। 120 विजिटर आते हैं जिसमें से 50 चिल्ड्रन होते हैं, 70 एडल्ट होते हैं, और बच्चों से वो 160 रुपये चार्ज करता है और एडल्ट से 200 रुपये चार्ज करता है। और उसका जो कॉस्ट आती है, रनिंग कॉस्ट आती है 10,000 रुपये की आती है, और फिक्स कॉस्ट 7500 की आती है, जो एलोकेट कर देता है नंबर ऑफ शोज़ पे कितने होंगे उसी से एलोकेट कर देता है। ठीक है, अब एक हार्वर्ड स्कूल आया, उसने बोला कि भैया मेरे को एक शो करवाना जिसमें 100 स्टूडेंट आएंगे और 5 टीचर आएंगे। 100 स्टूडेंट आएंगे, 5 टीचर आएंगे, 100 स्टूडेंट एंड 5 टीचर। ठीक है, और उसको शो करना है 8:30 बजे पे, नॉट वो ये ओपन भी नहीं हुआ रहता ओ भाई साहब। ठीक है, तो अब आपको बतानी है मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी। नॉर्मली सीधा सिंपल बोलूँ तो मिनिमम कॉस्ट इसकी जो कंट्रीब्यूशन लॉस करेगा प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो होनी है, वो कॉस्ट वो शो हो या ना हो। तो मिनिमम कॉस्ट कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे वो 8:30 बजे करा है, या फिर नॉर्मली यूजुअली होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं हो रहा, तो उसमें तो नॉर्मली इसका मिनिमम प्राइस हो गया 10,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट जो इसकी वही है। बट उसको बाकी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर वो ये देखे कि मान लो अब जब यहाँ पे मान लो जो एक्वेरियम में जो कोई वो है सोवरेनिटी शॉप है और कैफेटेरिया है, तो वहाँ से वो बच्चे जाएंगे कुछ खरीदेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रिड्यूस कर देना चाहिए, और वहाँ से उसका जो कॉस्ट मतलब कि जो प्राइस से कोट करने वाला है वो कम हो सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या फ्यूचर रिवेन्यू कैसे हो सकता है, फ्यूचर रिवेन्यू कैसे हो सकता है, बच्चे जाएंगे वहाँ पे देखेंगे वो अच्छा लग रहा है तो अपने पेरेंट के साथ भी आएंगे, तो इससे उसका फ्यूचर रिटर्न भी बढ़ सकता है। और जो ये इसको देखना पड़ेगा कि भैया जो मैं कर रहा हूँ मैं 8:30 बजे कर रहा हूँ, अब क्या पता मेरे को भैया जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे काम करते हैं उन्हें जल्दी आना पड़ेगा, क्या उसके लिए मुझे ओवर टाइम तो नहीं देना पड़ेगा, इस कॉस्ट को भी देखनी पड़ेगी मुझे। तो अगर वो ओवर टाइम देना पड़ेगा मुझे तो मेरे को रेलेवेंट कॉस्ट में कंसीडर कर लेना, ऐड कर देना है, अदरवाइज़ नहीं करना। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि भैया हम कितना चार्ज करें, तो बट ओवरऑल हमें ये देखना है कि उसे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर दोनों ही चीज़ नोटिस करनी है, तभी वो उसी के अकॉर्डिंग पे चार्ज करे, अदरवाइज़ 10,000 तो इतना चार्ज करना ही है इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन। तो हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में एक कंपनी है जिसपे 150 इंजीनियर काम करते हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि भैया अपना जो बिगेस्ट क्लाइंट है हम उसको हटा देंगे, मतलब हम उसको सर्विस नहीं देंगे, ऑल दो भले ही वो हमें 60% रिवेन्यू आता है कंपनी का उससे। तो ऑटोमेशन ने डिसाइड करा कि भैया ड्रॉप कर देगा क्लाइंट को, और ये ज़रूरी है, द क्लाइंट भले ही प्रॉफिटेबल हो। तो वो उसका जो प्रेसिडेंट है कह रहा है हम अपने एम्प्लॉयज़ वी कैन नॉट बी ग्रेट प्लेस टू वर्क विदाउट हिम, हम ग्रेट प्लेस नहीं हो सकते बिना हम अपने हमारे एम्प्लॉयज़ को। और वो क्लाइंट क्या कर रहा था, बुलिंग कर रहा था एम्प्लॉयज़ को, वो डिमांड कर रहा था टर्न अराउंड की, जो इम्पॉसिबल है कि भैया पीपल क्या करे 7 दिन काम करे। तो क्लाइंट की कोई वर्थ नहीं है हमारे एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, तो इनिशियल इम्पैक्ट रिवेन्यू में बहुत सिग्निफिकेंट था क्योंकि 60% तो चला ही गया। तो ऑटोमेशन लिमिटेड उसने कट कर दी अपनी कॉस्ट कम कर दी ताकि हमें न्यू कस्टमर मिल सके। ठीक है, मोर ओवर जब हमने उसको ड्रॉप कर दिया फिर भी उसने हमें दो प्रोजेक्ट दिए जो इक्विटेबल ग्राउंड्स पे थे। तो क्या रीज़न हो सकता है बिहाइंड द ड्रॉपिंग प्रॉफिटेबल क्लाइंट, रीज़न क्या हो सकता है? तो उसका रीज़न हो सकता है, देखो हाँ, हम क्या रीज़न हो सकता है भैया कि हम इतने प्रॉफिटेबल क्लाइंट को हटा देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम उसको हटा देंगे, हमारे एम्प्लॉय तो खुश रहेंगे, उससे खुश रहेंगे तो अपना काम करेंगे तो हमें ग्रोथ होगी, धीरे धीरे हमें फिर से हम ऑब्टेन कर लेंगे उतना ही रिवेन्यू, भले ही वो क्लाइंट नहीं है तो क्या हुआ, बल्कि उसने खुद दिया हमें 2 प्रोजेक्ट, हमारी सर्विस इंप्रूव होगी तो हमारे पास क्लाइंट आते जाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भले उसने दिया हो नहीं। अब मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। हाँ, तो इसमें आंसर में ये बोला गया कि भैया अब जो इस टाइम क्या इंक्रीज़ हो रहा है कंपटीशन, डायनेमिक मार्केट चेंज हो रहा है कस्टमर की नीड्स, तो इससे हमें नॉन फाइनेंशियल और एथिकल कंसिडरेशन भी
अब बढ़ गया है, पहले से रेलेवेंस में ज़्यादा हो गया है डिसीजन मेकिंग में। तो अब जो कंपनी डिलेमा फेस कर रही है कि भैया हम क्लाइंट को रखें, क्लाइंट की नीड पूरी करें, या एम्प्लॉय के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे कोई क्लियर कट पैरामीटर नहीं है कि भैया हम मेज़र कैसे करें। तो एक ही चीज़ है कि हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी के ऑपरेशन पे, और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। हम यही ऐसे ही मेज़र कर सकते हैं। फिर इस केस में क्या हुआ कि भैया भले ही वो 60% कंट्रीब्यूट कर रहा था प्रॉफिट का, तो क्या हुआ, वो अनरीजनेबल था कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो इस डिलेमा में थे कि हम करंट टर्म्स में उसके साथ करें या प्रोटेक्ट करें वर्क इन्वायरमेंट को, क्योंकि भैया वो अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता था एम्प्लॉयज़ से। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि ऑटोमेशन जो डिसाइड करा उन्होंने कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखा उन्होंने, और वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के राइट्स को, जो एक नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन है। तो ये इस अप्रोच के साथ कि भैया हम जो क्लाइंट है हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं, भले ही प्रॉफिटेबल की ना हो, तो ये हमें सिग्निफिकेंट देगा, स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा रेवेन्यू में, बट लॉन्ग रन में हमें क्या मिल जाएगा, हमें बिजनेस मिल जाएगा और न्यू क्लाइंट्स मिल जाएंगे, और हम रियलाइज़ कर लेंगे अपनी वैल्यू ऑफ सर्विस जो हम प्रोवाइड करते थे, और जो ड्रॉप हुआ है क्लाइंट हम वो वापस आ जाएगा विद द प्रोजेक्ट इक्विटेबल टर्म के साथ। तो ये देयरफॉर इवन दो ये नॉन फाइनेंशियल सेंस है, डिड नॉट मेक फाइनेंशियल सेंस तो नहीं है, बट इन द शॉर्ट रन में तो डिसीजन जो हम करते हैं नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स में, वो इम्पॉर्टेंट रोल है ऑटोमेशन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था। तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ये मैं रीड करता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा आपको। ओके, तो इलस्ट्रेशन हम आ गए 4 पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है होटल से, होटल का क्वेश्चन है, रिजॉर्ट है, ये है, बाकी चीज़ें ये फैसिलिटी देता है, बाकी चीज़ें फैसिलिटी देता है, बस यही सुनते रहो। इसका एक काम की बात है, इसके पास 25 क्लासिक रूम है जो हार्मोनाइज विद नेचर है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 25 क्लासिक रूम है इसके पास। और इसको क्या बोलते हैं, इसको सिनोनिम से बोलते हैं कि भैया वैल्यू फॉर मनी है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा क्वेश्चन। वो अपनी गेस्ट से 2700 ZG चार्ज करता है, मैं रुपये बोलूँगा, ठीक है, 2700 रुपये पर रूम पर नाइट चार्ज करता है, भले ही वो सिंगल हो डबल हो, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट 900 रुपये आती है। 27 रुपये चार्ज करता है और 900 रुपये की कॉस्ट आती है, तो कंट्रीब्यूशन हो गया हमारा अराउंड 900 रुपये, तो 1800 का हो गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 1800 का हो गया कंट्रीब्यूशन। अब जो 365 दिन ऑपरेट करता है, 75 बजटेड ऑक्यूपेंसी रेट, मतलब 75% ऑक्यूपेंसी रेट रहता है, मतलब 365 इंटू 25 रूम है ना इसके पास, 25 क्लासिक रूम और 9135 और 75 से परसेंट मल्टीप्लाई करें तो 6843.75 रूम नाइट्स आता है, ठीक है, इतनी रूम नाइट्स ये कर देता है, और कॉस्ट आती है इसकी 9 मिलियन की कॉस्ट आती है। तो मैं कंट्रीब्यूशन भी निकाल लेता हूँ, तो 1800 का कंट्रीब्यूशन आ रहा था, तो कितना आया, 1,23,18,750, 9 मिलियन मतलब 9 लाख, 1 मिलियन का 10 लाख होता है, तो 90 लाख माइनस 90 लाख, 90 लाख माइनस कर दिया तो मेरा प्रॉफिट आ गया है 33,18,750 का प्रॉफिट है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब ड्यूरिंग सेकेंड क्वार्टर में यूजुअली रूम ऑक्यूपेंसी रिमेन सब्सटेंशियली बिलो, रूम ऑक्यूपेंसी क्या रहता है, सब्सटेंशियली बिलो रहता है लेवल एक्सपेक्टेड अदर क्वार्टर से। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है 900 ऑक्यूपेंसी रूम नाइट्स, जो पहले 6,843 रूम नाइट्स थी, वो कितनी हो जाएगी, 900 ऑक्यूपेंसी रूम नाइट्स Q2 में। मैनेजमेंट कंसीडर कर रहा है कि स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबली इंक्लूडिंग क्लोजिंग ऑफ निको ड्यूरेशन Q2, ठीक है। तो देयर इज ए स्कोप, एक स्कोप है, या तो वो इनफ स्पेस क्रिएट कर ले
इटालियन स्टाइल रेस्टोरेंट, या फिर वो Q2 में इसको बंद कर दें। ठीक है, मैनेजमेंट कंसिडर स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी इंक्लूडिंग क्लोजिंग द निको फॉर ड्यूरेशन Q2 और अडॉप्ट वन पॉसिबल ऑप्शन। ये या तो बंद कर दे इसको, या तो वो क्या कर ले, इनफ स्पेस क्रिएट कर ले इटालियन स्टाइल रेस्टोरेंट का, और एनुअल रेवेन्यू कॉस्ट सेल्स वॉल्यूम जो हमें ग्राफ में दे रखा है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि प्रॉफिट एनालाइज करो, प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट प्लान। अब मैं इसका प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट प्लान एनालाइज करूँ। ओके, तो कैसे करूँगा? मेरे को प्रॉफिट तो यहाँ पे 33,18,750 मिल रहा है। अब इसने इसके हिसाब से क्या है, फिक्स कॉस्ट 12 मिलियन की है। ठीक है, इसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जो ग्राफ में दिख रहा है फिक्स कॉस्ट 12 मिलियन की है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट मेरी 12 मिलियन है, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको इसके। ओके, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को ये करने में। तो इसको मेरे को बताना है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट का एनालाइज करना है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको बंद कर दें Q2 में। Q2 में बंद करेगा तो पहले हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। Q2 में बंद करेगा तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना, पहले ये बताओ। तो ये कितने पे बेचा, 2700 पे बेचा था और 900 पे वेरिएबल कॉस्ट थी, तो इसको 1800 का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। और बोल रहा था 900 ऑक्यूपाइड रूम्स वो वहाँ पे Q2 में बेच सकता था। तो मतलब कि 1800 इंटू 900 करूँ तो मेरा 16,20,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, और फिक्स कॉस्ट तो मेरी इनकर होती रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा, जब मेरा वो देखेंगे भैया कि रेस्टोरेंट बंद है और होटल बंद है, तो वो यहाँ पे आएंगे भी नहीं, उन्हें लगेगा भैया कि हमेशा के लिए बंद हो क्या, तो उनको लगेगा बंद हो गया। तो हमारे जो फ्यूचर में जो नेक्स्ट क्वार्टर में आने वाले हैं कस्टमर्स, वो नहीं आएंगे। तो इससे अच्छा मत बंद करो, मत बंद करो। अब देख लेते हैं सेकंड प्रपोजल कि भैया उसने कहा कि हम इटालियन रेस्टोरेंट खोलेंगे। इटालियन रेस्टोरेंट का पूरा एक ग्राफ दिया हुआ है। अब नॉर्मली देखो, इसने सेल्स दी हुई है हमें, कितनी दी है, 30 मिलियन की। फिक्स कॉस्ट दे रखी है इसने 23.7 मिलियन की। हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, सॉरी फिक्स कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट है हमारी 12 मिलियन की। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में से ये माइनस कर दो तो 11.75 मिलियन की कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आ गई इतनी। और इसने हमें ब्रेक इवन भी दे रखा है। ब्रेक इवन है हमारा 5425, जो हमारा पहला वाला ब्रेक इवन है वह 5000 रूम आवर्स, 5000 रूम्स। ठीक है, और इसने हमें दे रखा है, चलो अब सेल्स की हमारे रूम का वो भी निकाल लेते हैं। सेल्स तो प्राइस दे रखा है, सेल्स मतलब कि हम कितने रूम नाइट सेल्स करेंगे वो भी इस ग्राफ में ही है। यहाँ पे दे रखा है 7500 को आप प्लस करोगे, 7500 में प्लस करोगे, एंड लाइन तक जाओगे तो दो का डिफरेंस कितना है, 1500। तो एक का डिफरेंस कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 1500 डिवाइडेड बाय 2, 750 प्लस 7500, तो यहाँ पे 8250 हमारे आगे कितने रूम नाइट्स। ठीक है, अब यहाँ से हम पर यूनिट निकाल सकते हैं। तो 30 मिलियन हमारा 30 मिलियन का सेल है, डिवाइडेड बाय हम करते हैं कितना, 8250, तो ये आ गया 3,636 रुपये हमारा सेल्स आ गया। वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे निकाल लो, 11.7 लाख 11.75 मिलियन, ये कितना 8250, इसका भी आ गया 1424। अब ये हमारी पहले कितनी थी, 2780 सेल्स, और वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी पहले 900। ठीक है, -900,
तो अब वेरिएबल कॉस्ट 524.24 इंक्रीज़ हो गई और सेल्स हमारी 3636.36 माइनस 2700 ये हो गया 936 से इंक्रीज़। तो अल्टीमेटली बेनिफिट हो रहा है हमें 442.24 का, तो 394.12 का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमारा ब्रेक इवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 5425 पे। अब इसमें दे रखी है हमारी बजटेड है कि हम 7310 करेंगे, और ये टोटल का कितना परसेंट है ऑक्यूपेंसी। टोटल हमारी कैसे आएगी, हमने बोला था 30 इंटू करते हैं 365, 30 इंटू 365, सॉरी 30 इंटू 25 है, 25 इंटू 365, तो ये आएगा 9125। ये हमारे टोटल रूम नाइट्स है 9125, और 73 जो उसने हमें बजटेड दे रखा है, ग्राफ में ही दे रखा है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से बता रहा है। ओके, तो ये आएगा हमारा कितना परसेंट, 7310, 80.11% आया। जो हम 75 ऑक्यूपेंसी सोच रहे थे वो कितना हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब हमारा रिवेन्यू कितना इंक्रीज़ हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो रिवेन्यू हमारा सेल्स कर दो 3636.36 माइनस 2700, इसको मल्टीप्लाई करो 8250 से, फिर माइनस कर दो इसमें 12 मिलियन की फिक्स कॉस्ट, तो 3636 माइनस 2700 नहीं 3636.36 माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट मेरी 1424 है, और इसको मल्टीप्लाई करो 8250 से, इतनी रूम नाइट सेल करे, माइनस कर दो 12 मिलियन से, 12 मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ रहा है 6251,970। लेट मी चेक दिस, ये आना चाहिए कि नहीं। ठीक है 7310, ऑक्यूपेंसी रेशियो इतना आ गया, सॉरी हमें बजटेड से करना था, 7310 से बजटेड, हमने बजटेड से करना था, तो इसको डिवाइडेड कर दो 8250 से, मल्टीप्लाई कर दो 7310 से, तो प्रॉफिट आएगा हमारा, एक बार मैं करता हूँ, 3636.36 माइनस कितना वेरिएबल का 1424.24। ठीक है, ये आ गया वेरिएबल, इंटू करेंगे हम कितने 7310 से करेंगे, फिर माइनस कर देंगे 12 मिलियन, तो हमारा प्रॉफिट आया, बजटेड प्रॉफिट 41,70,597। ठीक है, इतना हमारा बजटेड प्रॉफिट आ गया, और विच इज़ मोर देन द प्रेजेंट बजटेड प्रॉफिट, जो 8,51,937 है। तो आप इटालियन रेस्टोरेंट को ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है। अब आपका बजटेड प्रॉफिट कौन सा था, जो करंट बजटेड प्रॉफिट है, ये करंट बजटेड प्रॉफिट ओके, वो मुझे मैं अभी मिल नहीं रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आई विल डू इट लेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा हुआ है फिर भी ट्राई करते हैं। वाई कनेक्शन एक चाइना की बेस्ड फॉर्म है, उसने डेवलप करा है अल्ट्रा थिन टैबलेट S5। ठीक है, अल्ट्रा थिन टैबलेट S5, ठीक है, जिसकी कॉस्ट आती है 5 लाख रुपए। तो डेवलप्ड इट, और उसने रिसर्च करी है, इस करंटली फॉर्म डिसाइडिंग टू प्लांट कैपेसिटी, कॉस्ट आएगी 35 लाख। मतलब एक टैबलेट की कॉस्ट डेवलप करने में 5 लाख रुपए आती है। ठीक है, वो रिसर्च करी उसने, और उसने डिसाइड करा कि प्लांट की कैपेसिटी विच कुड कॉस्ट आइदर, या तो 35 लाख होगी या तो 52,000 होगी, या तो 35 लाख होगी या तो 52 लाख होगी। द एडिशनल आउटले ऑफ द 500 यूनिट और 700 यूनिट, मतलब 500 यूनिट करेंगे तो 35 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, और 750 यूनिट करेंगे तो 52 लाख की कॉस्ट आएगी। ठीक है,
तो मेरे को 5 लाख की कॉस्ट तो आ ही रही है, द टैबलेट की कॉस्ट टू डेवलप करने में, ठीक है। ऐसा तो नहीं 500 इंटू 5 लाख, नहीं यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 500 इंटू 5 लाख ये नहीं है, ठीक है। फिर जो रेलेवेंट कॉस्ट है लाइफ साइकिल की ये रही, एक्सपेक्टेड सेल्स 500 यूनिट, 750 यूनिट सेल प्राइस, और सेल प्राइस दे रखा है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 10%, और सैलवेज वैल्यू है प्लांट की 625 रुपये, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये, और ऐसे ही दूसरे का दे रखा है 750 यूनिट, सेल प्राइस ये है 10% सेलिंग प्राइस है, और सैलवेज ये है, ओके। अब बताओ मुझे प्रॉफिट मार्जिन, तो एडवाइस करो कनेक्शन को रिगार्डिंग द ऑप्टिमल प्लांट कैपेसिटी टू इंस्टॉल, कौन सा प्लांट कैपेसिटी इंस्टॉल करे, तो टैबलेट साइकिल लाइफ 2 ईयर है, द टैबलेट की लाइफ साइकिल कितनी 2 साल है, इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ओके ये सॉल्व हो गया, जल्दी हो गया, क्योंकि बस इसमें क्या करना है आपको, वो 5 लाख तो इसमें उन्हें कुछ नहीं करा, उस 5 लाख का इग्नोर मार दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेल्स, पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ का पीवी रेशियो दे रखा है, आप कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल करोगे इक्वल टू 40% कर दोगे, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालो, मतलब सेल्स माइनस 10% ऑफ सेल्स माइनस एक्स, और अपॉन में 7960 सेल्स, तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट आएगी। फिर आप दूसरे में भी कर लो, फिर आएगा कंट्रीब्यूशन आएगा तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपका यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इतने पैसे आ गए आपके पास, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आने के बाद इतने पैसे आ गए, इतने पैसे के बाद आपकी कॉस्ट जो है, पहले 6,25,000 ऐड करो और 9 लाख ऐड करो, क्योंकि सैलवेज वैल्यू हमें पैसे मिलेंगे उसके, ठीक है। फिर उसको माइनस कर दो, जहाँ पे ज़्यादा आ रही है तो वह आप उसी को प्रेफर करो, और 2 साल है लाइफ, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, तो 1 साल में आएगा वही डबल में आएगा। तो इसने क्या बोला, हियर टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज, लेट मी ओके। हाँ, जो इसने 5 लाख का क्या करा था, इसने 5 लाख का सम कॉस्ट मान ली, इसको मान ली कि उसने इनकर्ड हो गई, ये रेलेवेंट नहीं है, और इसका डिसीजन मेकिंग ये उस पर डिपेंड नहीं करता जहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहे, प्रॉफिट ज़्यादा रहे, ये उस पर डिसीजन ले रहा है जहाँ पे इसका क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो आ रहा है प्रॉफिट इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो ये कह रहा है कि भैया मैं 750 यूनिट ही मैन्युफैक्चर करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा यूनिट्स लोगों के पास जाएगी और मेरा ब्रांड बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, और 2 साल है लाइफ साइकिल। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि भैया हम क्या करें, जिसमें हाई कैपेसिटी है उसी को प्रोड्यूस करो, ये सिर्फ हमेरी मार्केट शेयर ही नहीं बढ़ाएगा बट ऑल्सो हमारा लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन होगा, अब मैं हिसाब से लेता तो भैया उसको कॉस्ट कमाए, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन भी हो गया हमारा, करा हुआ था बट मैं गलत कर देता, ओ नाइस नाइस नाइस, अब तो सारे चक्कर में खत्म। चलो ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, आपके पास एक ऑर्डर आया है, क्वेश्चन 4-6 बता रहा हूँ, आपके पास एक ऑर्डर आया है कि आपको 200 kg पाउडर बनाने हैं ऑफ डाई के, ठीक है। तो आपको 4 मटेरियल चाहिए, 1 2 3 4, जिसमें से एक ही 2000, बी की 3000, सी की 2000 और डी की 500 चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी कितनी पड़ी है, बी सी डी की पड़ी है 1200, 1400, 500 पड़ी है। और यहाँ पे बुक वैल्यू, रिलायजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू की हमें जो मार्केट वैल्यू बोलते हैं, रिलायजेबल वैल्यू हमें हम सेल करेंगे उसको, हमारे पास जो फालतू का पड़ा हुआ है तो हमें करना है, ठीक है। अब मटेरियल ए का कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मटेरियल ए का 2000 इंटू चाहिए हमें, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मटेरियल बी को हम रेगुलर यूज़ करते हैं। अब जब हम रेगुलर यूज़ करते हैं इसमें कोई हमारा वो नॉर्मल चलता रहेगा, तो जो मार्केट में कॉस्ट मिल रही है उसी पे लगा दो मटेरियल बी को। मटेरियल सी में क्या है, उसका कोई अदर यूज़ नहीं है, तो हमें क्या करना है, तो हम उसी से कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे जितना रिलायजेबल वैल्यू है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि आपके पास मटेरियल 2000 चाहिए, आपके पास 1400 पड़ा है, जो 1400 है वो रिलायजेबल वैल्यू पे ले लो, और जो 600 है बैलेंस उसे 14 रुपये पे आपको लेना पड़ेगा जो मार्केट में वैल्यू है, तो यहाँ से ये आ जाएगी। और मटेरियल जो डी है उसका
यूज़ है, एक सब्स्टिट्यूट है 500 रुपये में आप यूज़ करते हो। देखो मटेरियल डी कैन बी यूज इन सब्स्टिट्यूट 700 प्रोजेक्ट करेंटली कॉस्ट इतना, द कंपनी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। मटेरियल डी का आप या तो रिलायबल वैल्यू ले लो 500 इंटू 12 6000 रुपये, या तो मटेरियल डी का आप वो ले लो, क्या अल्टरनेटिव वाला ले लो, क्योंकि वहाँ पे जेड में आप ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि 700 यूनिट्स मिल रहे हैं और उसको 11 रुपये मिलेंगे 7700, तो जो ज़्यादा बेनिफिट वाला होता है तो वही लेना। तो यहाँ पे सब आप इसको 7700 लेके सबको ऐड कर दो, आपके 74,700 की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ये ख़त्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब 7th क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 8, ये इसके पास एक मटेरियल पड़ा हुआ है, जो इसने मटेरियल मतलब केमिकल पड़ा हुआ है जो स्लो मूविंग है, मतलब कि है नहीं, नॉन मूविंग है, मतलब कि यूज़ ही नहीं हो रहा है, इसका पड़ा हुआ है। अब इसकी रिलायबल कॉस्ट है 3500 रुपये और 1 यूनिट नहीं 10 यूनिट है, और इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 4200 रुपये है, ठीक है। एक ने ऑर्डर करा भैया मेरे को 10 यूनिट चाहिए जिसका वो वाला आइटम इसमें यूज़ हो जाएगा, तो इसने एलोकेट एक्सपेंसेस ओवरहेड 16 रुपये पर यूनिट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 50 रुपये यूनिट, लेबर कॉस्ट पर आवर इतना है, अदर मटेरियल 80 रुपये, और ये सारी परमानेंट। अब सुनो, एलोकेट एक्सपेंस आएगा नहीं, ये संक कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ये इंक्लूड कर लेंगे, लेबर कॉस्ट पर आवर हाँ इनको इंक्लूड करना है क्योंकि बनाने में लग रहा है, बट अगर ये परमानेंट है तो हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि ये संक कॉस्ट है, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ये तो होनी है चाहे वो बनाए या ना बनाए। अदर मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड कर लेंगे। रिकमेंड करो मिनिमम, एनालाइज करो विद रीज़न, ठीक है, सारी में ऐड करके आप कर लेना। एनालाइज करो विद रीज़न फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ईच ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये रेलेवेंट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रेलेवेंट कॉस्ट है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इतनी है, अनरिलायबल वैल्यू इतनी है, ये सैल्वेज वैल्यू ऑफ केमिकल इट हैज़ सोल्ड बाय इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मीट द करंट ऑर्डर, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ऑल्सो इग्नोर्ड फॉर प्राइसिंग, करंट प्राइस मस्त बताना है कौन सी रेलेवेंट कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, संक कॉस्ट है, एक्सक्लूड फ्रॉम प्राइसिंग से। एलोकेटेड ओवरहेड ये भी संक कॉस्ट है, संक कॉस्ट एक्सक्लूड फ्रॉम प्राइसिंग से, क्योंकि वो एक्सपेंस तो होना ही होना है। द एक्सपेंस हैव बीन इनकर्ड टू अनदर सेंटर, टिपिकली एग्जांपल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो सच कॉस्ट आर फिक्स्ड इन नेचर, फिक्स्ड होती है नेचर में, दैट विड इनकर इररिस्पेक्टिव, आपको इनकर करनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। एडिशनल वेरिएबल एक्सपेंस नीड टू बी इंक्लूडेड, और अदर मटेरियल कॉस्ट ये भी इंक्लूड होगी, ये एक्सपेंस जो प्रोडक्शन के लिए मीट करना है, दिस एडिशनल वेरिएबल एक्सपेंस नीड टू बी इंक्लूडेड इन प्राइसिंग। अब क्या करना है, एडवाइस करो प्राइसिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय डीजल इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। प्राइसिंग पॉलिसी फॉलोड बाय डीजल इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये होता है कि भैया जो बायर डिसाइड करता है प्राइस, तो वो कॉस्ट, इस कॉस्ट में तो उसको रखने बीच में मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, अब इसका आंसर है कि भैया कौन सी प्राइसिंग, एडवाइस करो प्राइसिंग पॉलिसी कौन सी फॉलो करेगा वो, परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन में मैं जैसे मैंने बोला कि ये क्या होता है, इसमें बायर डिसाइड करता है वो प्राइस, बायर डिसाइड होता है, तो यहाँ पे सेलर क्या है, प्राइस टेकर है ना कि प्राइस मेकर, तो वो प्राइस लेगा और वो अपना प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकता करंट मार्केट से, क्योंकि अगर वो अपना प्राइस इंक्रीज करके दूसरे बंदे के पास चला जाएगा तो वो क्वांटिटी जितनी मर्जी उतनी चल कर सकता है, बस प्राइस वो डिसाइड नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट सेलिंग प्राइस से इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब आप लॉस इनकर कर जाओगे, तो इस केस में वो क्या नहीं कर सकता, इंडिविजुअली सेलिंग प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता, इंडिविजुअली सेलिंग प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता मार्केट में, तो वो अडॉप्ट करेगा गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। क्या अडॉप्ट करेगा, गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड, यही आंसर है इसका, गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड अडॉप्ट करेगा। तो वो सेलिंग प्राइस एवरेज चार्ज करेगा जैसे इंडस्ट्री चार्ज करी उसी पे, इससे फेयर रिटर्न मिलेगा फर्म को, और जब फेयर रिटर्न मिलेगा तो फेयर प्राइस चार्ज करेगा, तो इससे फेयर मार्केट शेयर भी उसका हो जाएगा कॉम्पिटिटिव कंडीशन में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं, लेट मी रीड फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन 8 हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्लाइट से रिलेटेड है।
ये इसने गोल्डन पैसिफिक है, फालतू की बकवास करी है पैराग्राफ में। दूसरे ये थोड़ा काम का है, वो बोल रहे हैं कि भैया ये इन्हें लॉस इनकर हो रहा है तो वो क्या कह रहे हैं, हम फ़्लाइट को चलाना बंद कर देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने एक बार बंद कर दी तो वो दोबारा से नहीं चला पाएंगे, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब एक इनकम स्टेटमेंट दिया, रिवेन्यू इतना है, लेस एक्सपेंसेस कर रखे, उन्होंने सैलरी माइनस करी हुई है, फ्लाइट क्रू, सैलरी असिस्टेंट की, बैगेज लोडिंग, फ्लाइट प्रिपरेशन, ओवरनाइट कॉस्ट, फ्यूल है, डेप्रिसिएशन है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, प्रमोशन है और हैंगर फीस। तो जो मेंबर का क्रू है वो फिक्स्ड है तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब फ्लाइट असिस्टेंट वेरिएबल है तो हम ले लेंगे। बैगेज लोडिंग एलोकेशन, ये डेप्रिसिएशन सारे फिक्स्ड है। और 1/3 क्या है, जो इंश्योरेंस है 1/3 ये वेरिएबल है, बाकी नहीं है, क्योंकि हाई रिस्क ले रहा है तो इसलिए ये वेरिएबल है, वो चलेगी तो ये हाई रिस्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और द हैंगर पार्किंग फीस ये स्टैंडर्ड है भैया, फ्लाइट खड़ी रहेगी ये चलेगी, वो तो लेंगे ही, पार्किंग फ़ीस तो लेंगे ही भैया, पार्क करते हो तो करते हो। फ़्लाइट अगर ड्रॉप्ड हो गई तो वो कोई ऑथराइजेशन नहीं रिप्लेस कर सके अनदर फ्लाइट से। तो अब बता दो भैया क्या क्या होगा। देखो, सैलरी हम असिस्टेंट की लेंगे, बैगेज हटा देंगे, ओवरनाइट लिए ले लेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, फ्यूल एयरक्राफ्ट ये तो वेरिएबल है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, लायबिलिटी इंश्योरेंस 1/3 वेरिएबल है और फिक्स्ड, और फ्लाइट प्रमोशन ये भी वेरिएबल है, इसको भी कंसीडर कर लेंगे। हैंगिंग चार्जेस हमारा ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है तो इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 2,38,900। तो भैया प्रॉफिट आ रहा है, आप बंद मत करो, ये बेनिफिट है, आप चलाते रहो इसको, फालतू की दिक्कत ना लो। अब 9 क्वेश्चन करते हैं। 9 से पहले हम 10 करेंगे बिकॉज 9 बड़ा है। ओके, तो हम क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 9 हमने स्किप करा था, 10th करते हैं। तो इसमें एक मैन्युफैक्चरर है जो फायर एक्सटिंग्विशर मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, अब उसको एक आउट ऑफ कंट्री से आया है कि भैया हमें 20,000 कमर्शियल फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए FOB बेसिस पे, जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट है 2 गैलन का सिलेंडर हो, जिसमें 10 पाउंड मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल आती हो, वो भी 380 PSI पे। अब ये वही जाने क्या क्या है इसमें। ठीक है, फिर उसने एक हमें दिया हुआ है, हम पहली बार N2 एक्सपोर्ट करें फर्स्ट टाइम। द प्राइस ऑफ कंपटीशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का सारा दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल सारी वेरिएबल कॉस्ट है, बस इन्होंने एक गलती करी, फिक्स कॉस्ट ऐड कर दिया, फिर उसमें ऐड करा है मार्कअप। ठीक है, हमें ना तो हमें फिक्स कॉस्ट ऐड करनी है ना तो 10% मार्कअप ऐड करना है, सीधा निकालो कॉस्ट टोटल, फिर टोटल कॉस्ट निकाल के उसे डिवाइड कर दो डॉलर से, फिर हमारे पे जो वैल्यू आएगी, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो डॉलर से, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, वाह जी वाह, ये भूल गया, डिवाइड होगा। ठीक है, फिर जो हमारी वैल्यू आएगी वो $1 की आएगी। तो हमने जो करा, हमारी वैल्यू आ रही है $28.06 और वो हमें दे रहा है 28.50। तो हम क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट तो कर लेंगे क्योंकि हमें बेनिफिट हो रहा है $88 का, 5,89,600 रुपीज़ का। बट हमें ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए एक्सेप्ट करने से पहले। स्टैच्यूटरी कंप्लायंस देखनी चाहिए, बायर की क्रेडिट वर्थिनेस देखनी चाहिए, इंडस्ट्री का एनालिसिस देखना चाहिए और एडिशनल टर्म्स। अब देखो स्टैच्यूटरी कंप्लायंस में क्या देखोगे भैया, स्टैच्यूटरी कंप्लायंस में हम देखेंगे कि हमें फॉरेन कि लॉ से थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेगुलेशन कैसे होगा मूवमेंट ऑफ गुड्स और फ्लो का, ये उनके अपने हर एक कंट्री के अपने प्रिस्क्राइब्ड स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि भैया कैसे क्या करना है, और डॉक्यूमेंटेशन को हमें कंसीडर करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हम क्या करवा सकते हैं कि
कंसीडर करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, और इंस्पेक्शन भी करवा सकता है न्यू बायर। तो इसमें क्या हो सकता है, इंस्पेक्शन में थर्ड पार्टी से भी ऑडिट करवा सकता है, कॉमर्शियल इनवॉइस बनाना पड़ेगा, पैकिंग लिस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, आपको इस सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि भैया हमारे यहाँ लेबर बंदा काम नहीं करता, कोई चाइल्ड लेबर काम नहीं करता, उसका सर्टिफिकेट दे दो, बाकी सारी चीज़ें। और कंप्लायंस, अब उनसे भैया पूछ लिया अगर हम कंप्लायंस नहीं कर पा रहे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको किसमें, स्टैचुटरी कंप्लायंसेस में। फिर हम आ जाते हैं बायर की क्रेडिट वर्थीनेस में, कि भैया सामने वाली पार्टी दे भी पाएगी पैसे कि नहीं दे पाएगी। ठीक है, हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा और अवॉइड करना पड़ेगा अनफोर्सेबल ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर में। तो इसका ऑप्शन क्या है, या तो आप एलसी ले लो या तो 100% एडवांस ले लो। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर क्रेडिट वर्थिनेस जान लिए तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली पूछ सकते हो किससे, ECGC से। प्राइवेट एजेंसी भी होती है जो हमें ये सर्विस देती है कि भैया इस बंदे के बारे में पता करो, पे कर सकता है नहीं। अब इंडस्ट्री का एनालिसिस का मतलब क्या है कि अब कंपटीशन कितना है इंडस्ट्री में, कि भैया कौन से फ्यूचर में क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाएगा, कैसे क्रेडिट होगा हमारा, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स देखनी है। फिर आप क्या कर सकते हो कि करंट फीचर और डिमांड क्या है किसकी, एक्सटिंग्विशर की करंट फीचर और डिमांड क्या है, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को, कि भैया ग्लोबल मार्केट में फायर एक्सटिंग्विशर की मार्केट बन जाए। और 3 मेज वेज हैं, जैसे हम इंडस्ट्री को समझ सकते हैं, 5 कॉम्पिटिटिव 5 फोर्सेस मॉडल जो हमने पढ़ा हुआ है, पेस्ट एनालिसिस भी बड़ा, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, और पेस्ट का मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। फिर एडिशनल टर्म्स भी हैं। अब एडिशनल टर्म्स में क्या देखना पड़ेगा, और सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए जो बिजनेस पर्पज़ से हो। और डिलीवरी टर्म्स भी हमें डिसाइड कर लेनी चाहिए कि भैया कौन सी डेट पे डिलीवरी होगी। अगर हमने डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाए तो कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी। ठीक है, और शिपमेंट में कुछ हम वो टारगेट मेट नहीं कर पाए तो कोई चार्जेस तो नहीं है, बैंक चार्जेस बाकी। तो इसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट को तभी एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें देख के। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब 11 क्वेश्चन कर रहे हैं हमने 10th स्किप करा हुआ है, सॉरी 9th से सीधा 10th पे आ गए थे, अच्छा 8 से सीधा 10 पे आ गए थे। चलो अब 11th क्वेश्चन में क्या है, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है स्पोर्ट्स आर्टिकल मैन्युफैक्चर करती है। तो उसके पास 5 प्रोडक्ट है बनाने के लिए, 1 2 3 4 5, P10 1 2 3 4 5 ऐसे 5 प्रोडक्ट है। बट इसमें एक दिक्कत है, वो प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं, लिमिटेड ही कर सकते हैं। लिमिटेड प्रोडक्ट, जैसे मंथली प्रोडक्शन है P10 2 3 4 5 का 1000 1200 2000 3000, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लगा, प्रोडक्शन फैक्टर लिमिटिंग है। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, लेबर कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है। ठीक है, ऑन ड्राइव ऑफ कॉस्ट, जब हमने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी लगाई तो वो सोच रहे हैं भैया कि हम आउटसोर्स कर दें। शटल्स कैन बी सोर्स फ्रॉम वेल एस्टेब्लिश, तो क्या जिसको आउटसोर्स करेंगे वो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है प्रोटीज, और वो ये सारे प्राइस लेगा। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप आउटसोर्स करोगे, ये नो टाई बिटवीन प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है आपको सबको ही करना पड़ेगा, आप इंडिविजुअली कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो इंडिविजुअली। तो ये सारे कॉस्ट देखिए P1 2 3 4 5 के 17 रुपये 18 रुपये 18 रुपये 11 रुपये और 15 रुपये, ये सारी कॉस्ट दे रखी है। अब कंपनी का जो फिक्स्ड ओवरहेड है 15 लाख रुपये, आउट ऑफ विच जिसमें से 2,40,000 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू है ये 5 प्रोडक्ट पे 2,40,000, और एक प्रोडक्ट का निकाले तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5, ये 1 साल का एक का आ गया। अब 1 महीने का निकाले तो 4,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, मिस्टर सिंह एक न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट है जो उनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है। ठीक है, कंपनी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है। मिस्टर सिंह ने एक्सप्लेन करा, जब हम डिस्कस कर रहे थे पॉसिबिलिटी आउटसोर्सिंग विद CFO से, तो मिस्टर सिंह ने एक्सप्लेन करा लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, ऑल्सो प्रेजेंट कर दिया एक वाइट पेपर ऑन गेन शेयरिंग अरेंजमेंट विच कैन बी एंटर्ड, हम गेन शेयरिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं उनसे।
तो CEO उसी टाइम ऑफिस में आए और देख रहे थे कि भैया गेन शेयरिंग अरेंजमेंट सुना उसके बारे में, और क्यूरियस हो गए, भैया बताओ हमें क्या है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। सो CEO को हमें क्या बताना है, CEO को प्रेजेंट करो डिस्कशन, जो रिपोर्ट मांग रहे हैं हमारे से डिस्कशन की मिस्टर सिंह से, और रिकमेंड करेगा प्रोडक्ट कौन सा आउटसोर्स करना चाहिए, और रिपोर्ट करो और ऑल्सो एक्सप्लेन करो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या है अलॉन्ग विद आस्पेक्ट ऑफ कितनी नीड उसको कंसीडर करना चाहिए MSMF को, इंश्योरिंग द आउट ऑफ गेन अरेंजमेंट। ये सारी चीज़ें थी। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें आउटसोर्स करना है। तो सिंपली कौन सा प्रोडक्ट आउटसोर्स करोगे, पहले आप सारी वेरिएबल कॉस्ट ऐड करो। तो जैसे हम P1 का ही कर रहा हूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी आ गई 6 + 4 + 3 इंटू कितनी यूनिट है 1000, तो ये 13000 आ गई प्लस 4000, 17000 की कॉस्ट आ गई मेरी टोटल। 4000 क्यों ऐड किया, 4000 मेरी फिक्स कॉस्ट है जो उसमें एट्रीब्यूट होगी, तो 17000 की कॉस्ट आ गई। 6 + 4 + 2, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया था क्या, 6 + 4 + 2 12 इंटू 1000, इतने की कॉस्ट आ गई प्लस 4000 मेरा वो है 16000, और वो 17 रुपये ले रहा है 1000 के, तो 17000 यहाँ पे कॉस्ट कम है। ऐसे ही हम सबको कंपेयर कर लिया, हमारे 2 प्रोडक्ट आते हैं जहाँ पे वहाँ की कॉस्ट कम होती है। कहाँ की कॉस्ट कम होती है, जहाँ हम आउटसोर्स करते हैं, तो इन दो को हम आउटसोर्स कर देंगे। कौन कौन सा, P102 और 104 को हम आउटसोर्स कर देंगे, और P101, 103, 105 को हम खुद ही बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इशू क्या है, पहला इशू क्या है, अब हम जब आउटसोर्स करेंगे 2 प्रोडक्ट को, कौन है 2 और 4 है, तो उसमें हमारी स्पेयर कैपेसिटी बच जाएगी। अब जो स्पेयर कैपेसिटी बच जाएगी उससे क्या होगा, हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा यूनिट्स तो बना ही नहीं सकते, तो हम फर्दर यूनिट सेल कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर तो वहाँ से हट जाएगा। वो उसमें जो टाइम जाना था वो वहाँ जाएगा नहीं, लिमिटिंग फैक्टर है, तो हम फर्दर यूनिट सेल कर सकते हैं मार्केट में, ताकि हमारी मार्केट शेयर बढ़ जाए। और ये हमें इम्पोर्टेंस भी देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। फिर इशू 2 क्या है, इशू 2 हमारे लिए वर्कफोर्स के लिए, इशू टू वर्कफोर्स के लिए हमें कंसीडर करना चाहिए। 2 रीज़न, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे 1, 3 और 5 का, तो हम उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो स्पेयर कैपेसिटी रह जाएगी। जब हम आउटसोर्स कर देंगे तो एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो स्पेयर कैपेसिटी वो तो जो बंदे वहाँ काम कर रहे थे वो वहाँ नहीं कर सकते, तो वो उन्हें स्पेयर जाना पड़ेगा, मतलब ले ऑफ करना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जैसे स्ट्राइक कर देगा, वर्कफोर्स कर देगा। और दूसरी दिक्कत क्या है, जब 102 और 104 एक लेबर इंटेंसिव है, तो जब आप स्पेयर कैपेसिटी को आउटसोर्स कर दोगे, स्पेयर कैपेसिटी रह जाएगी, वो यूज़ करोगे, देन ऑल्सो सम लेबर फोर्सेज नीड टू बी रिट्रेंच, और कुछ लेबर फोर्सों को जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लेबर फोर्सेस को जाना पड़ेगा। तीसरा इशू क्या है, अब तीसरा इशू भी है, भैया मान लो ले ऑफ हमने एक्सेप्ट कर लिया, वर्कफोर्स ने एक्सेप्ट, तो जो उससे जुड़ी हुई कॉस्ट है, रिडंडेंसीज में बी क्रिटिकल, सच कॉस्ट, रिडंडेंसी भी हो सकती है उससे, उन्होंने चलो वर्कफोर्स एक्सेप्ट कर लिया तो रिडंडेंसी हो सकती है, और ये कॉस्ट हमारी रेलेवेंट होगी डिसीजन मेकिंग के लिए। अब इशू 4 भी है। अब इशू 4 क्या है कि भैया जब आप उनसे एग्रीमेंट करो, क्योंकि कंपनी के पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, जब उनसे एग्रीमेंट करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लेनी चाहिए। क्या, आप टाइमली डिलीवरी दोगे, हमें क्वालिटी दोगे, और अगर कोई डिले हुआ तो हम पेनल्टी चार्ज करेंगे, डिफ़ॉल्ट या डिले हुआ तो हम पेनल्टी चार्ज करेंगे, बस ये सारी चीज़ें क्लियर रखना। अब गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है, जिसमें क्या होता है, हम शेयर करते हैं, शेयर करते हैं फाइनेंशियल गेन, जो हमें किससे मिला है, हमें मिला प्रोडक्टिविटी से, इंक्रीज एफिशिएंसी से। मतलब जब हम उन्हें आउटसोर्स करेंगे, वो काम करेंगे, उन्हें एक्सपीरियंस आएगा, प्रोडक्टिविटी होगी और इंक्रीज होगी, तो ये जो उन्हें फाइनेंशियल गेन होता है वो शेयर करते हैं एट एंड ऑफ आउटसोर्सिंग सप्लायर। ठीक है, एट एंड ऑफ जो उनको मिल जाता है एक्सपीरियंस, प्रोडक्टिविटी गेंस का, इंक्रीज एफिशिएंसी का, फ्रॉम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से, ट्रांसफॉर्मेशन से और इनोवेशन से। और ये एग्रीमेंट क्या है, एक फॉर्म में होगा, यूजुअली मास्टर एग्रीमेंट में होता है ये एग्रीमेंट, गेन शेयरिंग एग्रीमेंट एक मास्टर एग्रीमेंट में होता है कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक
ठीक है। और आउटसोर्स, जो आउटसोर्स सप्लायर है उसको यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढता है वो, और एंटिटी क्या करती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, और एंटिटी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करती रहती है, और दोनों ही कॉस्ट सेव करते हैं। ऑल्दो ये बहुत पॉपुलर है, बट आपको ये सारी चीज़ें को भी ध्यान रखना चाहिए कि गेन शेयरिंग अरेंजमेंट फेल भी हो सकता है। कैसे? आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो पुअर स्ट्रक्चर थी, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट थी, स्ट्रक्चर जो थी वो पुअर था, अच्छा नहीं था। आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपने इम्प्लीमेंटेशन में एरर कर दिया तो आपका ये ख़राब हो सकता है, मतलब कि ये बेकार हो जाएगा, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट फेल हो जाएगा। और जो रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बीच में, सप्लायर और एंटिटी के बीच में, रिलेशनशिप ख़राब हुआ तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको इससे बचने के लिए ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्या क्या? आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा आउटसोर्स एग्रीमेंट में, एक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि भैया स्पेसिफिक रहना पड़ेगा आपको आउटसोर्स एग्रीमेंट में। और प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए चीज़ें कि शेयरिंग ऑफ बेनिफिट एंड पीरियड, कितना बेनिफिट शेयर होगा, कितना पीरियड शेयर होगा, कितने टाइम के लिए, कितने पीरियड के लिए शेयर होगा, ये सारा प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। और सिर्फ ये क्या इनोवेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सप्लायर की नहीं है, एंटिटी की भी है, तो ये भी आप ध्यान रखना। एफर्ट सिर्फ इनोवेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सप्लायर की नहीं है, उसकी एफर्ट भी माननी पड़ेंगे एंटिटी को। और कंटिन्यूस आपको एक टीम बनानी पड़ेगी जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट टीम होगी, इनोवेशन स्ट्रक्चर बनाएगी, आइडिया जनरेट करेगी और एग्जीक्यूशन करेगी सेम को। और अब ओवरऑल क्या है, ओवरऑल में भैया ये सारी चीज़ें आपको कंसीडरेशन में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। बस हमने 102 और 104 आप आउटसोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस हमने यहाँ पे सिर्फ क्वालिटेटिव और फाइनेंशियल कंसीडरेशन देखा है, हमने क्वांटिटेटिव नहीं देखा, आपको वो जो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये सिर्फ एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, तो आपको बाकी चीज़ें भी रिव्यू कर लेनी चाहिए केयरफुली, जैसे बिजनेस हो गया, लीगल हो गया, टैक्स पर्सपेक्टिव हो गया, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे होता है हमारा सॉल्यूशन ख़त्म। भाई साहब हद कर दी, मैंने 8-10 मिनट से बोला, तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है ख़त्म। हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो 9th क्वेश्चन है, अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा फिर नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो अब हम 9 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें 2 पार्ट है, बिजनेस सिचुएशन 1 और बिजनेस सिचुएशन 2। पहले हम बिजनेस सिचुएशन 1 करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, एक आदित्य ग्रुप कंपनी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1975 में, उसकी 2 सब्सिडरी 100% सब्सिडी है, 2 AUS लिमिटेड और ANZ लिमिटेड। AUS लिमिटेड क्या करती है, AUS लिमिटेड लग्जरी प्रोडक्ट बनाती है, मतलब प्रीमियम लोगों को चार्ज करती है, नीच कस्टमर है जो हाईली लग्जरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। और ANZ लिमिटेड क्या है, छोटे मोटे प्रोडक्ट लेने वाले हम जैसे लोग हैं वैसे प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट, मतलब वो जो लेडीज़ यूज़ करती हैं, क्या कहते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर स्पेस लाइन, पर्सनल ग्रूमिंग एंड ब्यूटी केयर, ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सोल्ड करते हैं किसको, होलसेलर को सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट टू रिटेल मार्केट को, होलसेलर को भी करते हैं, रिटेल मार्केट को, तभी तो अलग अलग कस्टमर से चार्ज करते हैं। अब आदित्य ग्रुप जो रॉ मटेरियल परचेज करता है कहाँ से, डोमेस्टिक से भी कर लेता है, ओवरसीज से भी कर लेता है, और एडिशनली अगर उसको कोई ज़रूरत होती है AUS को तो ANZ से भी ले लेता है, क्योंकि उसका काम चल जाता है उससे। एज पर द प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट सम सोर्सेज ऑफ फ्रॉम ANZ लिमिटेड से भी यूज़ कर सकता है। इनमें सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग यहाँ तक कुछ भी काम का नहीं है, अगर मैं पढ़ूँ देखा जाए तो बेसिक पॉलिसी डिसीजन फंक्शंस क्या होता है इसमें, प्लानिंग, सेल्स, रिलेशनशिप, ये सारे मैनेज करते हैं ग्रुप लेवल पे। सेंट्रलाइज डिसीजन होता है और बाकी चीज़ें रिलेशनशिप मैनेजर, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स सारे ग्रुप लेवल पे मैनेज होते हैं। और इंडिविजुअल यूनिट ANZ कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछे, मैं एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ आदित्य ग्रुप का, और डायरेक्टर फाइनेंस है हमारी मिस एलिसा, और मिस फियोना मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है मेरे डिपार्टमेंट की। अब मेरे से जो पूछेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। बिजनेस सिचुएशन 1 अब यहाँ पे होता है, मेरे पे 5:15 पे, शाम के 5:15 जब मैं ऑफिस निकलने की सोच रहा था, टिंग से मेल बजता है, मेल आता है मेरे पास, और उसमें होता है, कहाँ से आया है, डायरेक्टर से आया है, मैसेज एलसिया से आया है, जिसमें CC को रखा है फियोना को, हमारी जो डिपार्टमेंट की मैनेजर है, ठीक है।
उसमें मेरे से बोला है कि भैया एक कॉस्ट स्टेटमेंट बताओ, कोटेशन, एक न्यू कस्टमर को कोटेशन देनी है, जो इन्फॉर्म करना है हमें कस्टमर को, लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप बनाना है उसके साथ, ठीक है। तो हमें कोटेशन बना के दो। यू हैव रिक्वेस्टेड टू गैदर द इन्फॉर्मेशन। अब उन्होंने मेरे से कहा कि भैया गैदर बाकी चीज़ें आप सेल्स मैनेजर से ले लो, ठीक है। फिर मेरे पास 5:25 पे एक मेल आता है, ठीक है। मेरे को मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी, नहीं, ये हैव कॉल, मैनेजर ने मुझे बुलाया है कि भैया प्रोवाइड करो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन रिसीव फ्रॉम सेल्स मैनेजर। जो मैंने सेल्स मैनेजर से मांगी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, तो मैंने कोटेशन जो हमें कोट करनी है वो मुझे बताना पड़ेगा, जो मुझे कोट करनी है। तो मैसेज फियोना में रिक्वेस्ट करा प्रिपेयर करो भैया कॉस्ट शीट। तो ड्यूटी मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप बताना है, तो AUS लिमिटेड चाहता था कि जो कस्टमर हो, सेल्स मैनेजर हो, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस कोट करे, ठीक है। इसकी वजह से तो करंटली AUS के पास स्पेयर कैपेसिटी है जो यूटिलाइज कर सकता है इंटायर ऑर्डर को, ठीक है। तो वो बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ओनली रेलेवेंट कॉस्ट आप देखो, बस रेलेवेंट कॉस्ट देखो, ठीक है। आफ्टर मीटिंग, मैंने मीटिंग के बाद विद रिपोर्टिंग मेल कर दिया वेरियस कंसर्न डिपार्टमेंट को और मैं ऑफिस से निकल गया। फिर जब सुबह आया, मेरे पास मेल आया हुआ था जिसको मैंने मेल कर था, जो इन्फॉर्मेशन की थी आ गई थी मेरे पास आया प्रोडक्शन मैनेजर का। उसने बोला कि भैया 40 टन मटेरियल लगेगा जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, और मार्केट में प्राइस चल रहा है 380 का। करंटली हमारे पास 5 टन पड़ा हुआ है जो 350 रुपये की कॉस्ट पे था, और रीसेल वैल्यू है उसकी 240। मैं क्यों करूँ, मैं सीधा वही प्रोडक्ट लूँगा जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, 380 का इंटू 40 करूँगा, ये मेरा रेलेवेंट कॉस्ट है। फर्दर अब उसमें कंपोनेंट भी चाहिए, कंपोनेंट चाहिए 4000 कंपोनेंट, 4000 कंपोनेंट चाहिए। और ये हम बाहर से ख़रीद सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन ये है, या तो हम क्या करें, हम मैन्युफैक्चर करें अंदर ही मैन्युफैक्चर करें, जो सफिशिएंट कैपेसिटी है कि इसके पास ANZ के पास ANZ बना देगा 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 250 कंपोनेंट बना सकता है वो, ठीक है, 250 कंपोनेंट बना सकता है वो। और हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगी 1500 यूनिट, क्योंकि 250 बना सकता है तो, ठीक है। और इसमें लॉस्ट होगा उसको, ANZ को 50,000 का 40% कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, ठीक है। अब उसने यूनिफॉर्म रखना है कि वो दोनों के पास नहीं जाएगा, या तो इससे बनवाएगा या तो इससे बनवाएगा। अब उसको यूनिफॉर्म रखना है क्वालिटी, तो उसने बोल दिया या तो मैं अंदर से करूँगा या तो बाहर से करूँगा। तो अब यहाँ पे क्या है, सेल जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी गोल कॉन्ग्रेंस है, मतलब कि हमें प्रॉफिट चाहिए, मतलब कंपनी का फ़ायदा होना चाहिए, बाकी हो या कुछ ना हो। तो यहाँ पे आपको 15 रुपये के हिसाब से 4000 यूनिट 60,000 की पड़ दी है। यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है, और इन्होंने इनका ये भी है कि भैया कंपनी का खर्चा ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 60,000 आ रहा है, और मैंने 4000 इंटू में 8 32,000 ही हो गया, कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा 40%, तो 52,000 ही आ रहा है। 60,000 वहाँ मेरा खर्चा ज़्यादा, तो मैं 52,000 ही ले लूँगा, रेलेवेंट कॉस्ट मेरी 52,000 होगी। अब फिर एक मेल आया मेरे पास 10:45 पे, कहाँ से आया, पर्सनल मैनेजर से आया, ठीक है। वो इन्फॉर्म करा भैया 2000 हाई स्किल लेबर चाहिए होंगे, ठीक है, उसको लेबर चाहिए होंगे, बट वो शॉर्ट सप्लाई है, उनकी शॉर्ट सप्लाई है, हम उसको बढ़ा भी नहीं सकते सिग्निफिकेंटली। तो और जहाँ से लेबर लेके आओगे वो बंदा 4 घंटे में 1 यूनिट बनाता है, और कंट्रीब्यूशन में हमें 24 रुपये मिलते हैं। तो ठीक है, हमें कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा, तो हमें 2000 घंटे चाहिए, 4 यूनिट में मतलब 500 यूनिट बना देगा, और 24 रुपये का लॉस होता है, तो 12,000 तो ये गया। और जो लेबर की कॉस्ट है वो अलग 5 रुपये, तो 22,000 ही आ गया हमारे लेबर कॉस्ट, ये भी रेलेवेंट कॉस्ट है। फिर उसने फिर से इन्फॉर्म करा हमें एक स्पेशल मशीन चाहिए होगी, या तो हम ख़रीद सकते हैं, मतलब या तो हम हायर कर लें मशीन को 15,000 रुपये लगेंगे, या तो हम ख़रीद लें और बाद में बिक जाएगी वो 30,000 की, तो अल्टीमेटली 20,000 का खर्चा आएगा, 15,000 का खर्चा 20,000 का खर्चा। और एक और ऑप्शन है, या तो हम उसमें 5,000 और खर्च करके उसे एग्जिस्टिंग प्रोसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में मिल रही है 45,000 की। तो 45,000 से खर्च करने से अच्छा तो हमने 50,000 की मशीन ली, 50,000 की मशीन ली, 5,000 और लगाए, और 45,000 की मशीन का बेनिफिट मिल जाएगा। 10,000 ही खर्च हो रहे हैं, तो 10,000 इसमें ले लो,
ठीक है, तो रेलेवेंट कॉस्ट होंगी 15, 20, 10, तो सबसे कम वाली ले लेंगे, 10 ले लेंगे। अब सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र को हम सैलरी देते हैं और हमने उससे एक्स्ट्रा काम करवाया क्योंकि सफिशिएंट टाइम था, तो बट उसको सुपरवाइज़ करना था ये प्रोजेक्ट, तो इसलिए हमने उसको 5,000 एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये बोनस हम रेलेवेंट कॉस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। और डेवलपमेंट टाइम क्या है, जो ऑलरेडी वर्क हो चुका है, तो ये संक कॉस्ट है, इसमें कोई काम नहीं आएगा। फिक्स ओवरहेड ये तो होनी ही होनी है, अब इसको उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, ये भी संक कॉस्ट है। तो हमें रेली कॉस्ट आपको बता दी। सबसे पहले आपका 15,200 आएगा, जो 40,000 मटेरियल, फिर इसमें आपका आएगा 52,000, फिर 22,000 और 10,000, 5,000, बाकी चीज़ें ऐड नहीं होगी। 1,04,200 का काम बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना आ रहा है। ओके, 52,000, 5,000, 12,000, 12,000 नहीं ऐड करा, प्लस 12,000, 1,16,200, ठीक है। अब इसने क्या पूछा मेरे से, दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस करो 2 प्रॉब्लम दैट कैन अराइज रिजल्ट इन सेटलिंग प्राइस यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग। अब इससे क्या कॉस्टिंग होगी, मतलब क्या वो होगा सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम आएगी। 2 प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम अकाउंटिंग की प्रॉब्लम, दूसरा प्राइस की प्रॉब्लम। अकाउंटिंग की प्रॉब्लम और प्राइस की प्रॉब्लम, ठीक है। अकाउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी, प्राइस की, प्रॉफिट रिपोर्टिंग और प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर। प्रॉफिट रिपोर्टिंग में क्या होगा, ये सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट ले रहा है, बट हम जब अकाउंटिंग में देखेंगे तो हम सारी कॉस्ट लेते हैं और जो इनकम आती है वहाँ से माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो आ जाएगा, भले ही अकाउंट यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, बट एक्चुअली में हमारे अकाउंटिंग में क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, प्राइसिंग मान लो अभी हम इससे भैया सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको हम कम प्राइस लगा देंगे, ठीक है। और जब किसी कस्टमर को पता चलेगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, बोलेगा भैया न्यू कस्टमर को इतने प्राइस पे दे रहा है, तो वो उसको क्या होगा, दुख होगा, बहुत लॉयल्टी वाज पैनलाइज्ड हो जाएगी उसकी। तो इस वजह से 2 दिक्कतें ये आएंगी। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा बिजनेस सिचुएशन भी है, मैं यहीं पढ़ देता हूँ। फिर 5:26 में एक मेल आया, भाई साहब आज का दिन ही ख़राब है, शाम के निकलते टाइम ही मेल आ जाता है। 5:26 में मेल, अ मैमो फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, अ मैमो फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, मैनेजिंग डायरेक्टर से मैमो आया है, has been circulated to all officer of the group which stated my objective for forthcoming year is to reduce our quality cost in each of primary activity in our value chain। उन्होंने लिखा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है आने वाले सालों में कि हम रिड्यूस कर देंगे क्वालिटी कॉस्ट। क्वालिटी कॉस्ट क्या होती है, क्वालिटी कॉस्ट प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल, इसको कम करना है, ठीक है। ईच क्वालिटी कॉस्ट इन ईच ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी इन आवर वैल्यू चेन, ठीक है। कंपनी इज कीन टू बिल्ड अ रेपुटेशन, वो अपनी रेपुटेशन बना चाहती है फॉर क्वालिटी एंड गिव्स अ 5 ईयर गारंटी विद ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, और 5 साल की गारंटी देना चाहती है सारे प्रोडक्ट पे। फिर 5:37 पे एक और मेल आ गया, ठीक है। मिस फियोना का आ गया, कॉल्ड, उसने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और कहा, उसने पूछा एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल देते हुए हाउ ईच 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल, एक्सटर्नल फेलर कुड रिड्यूस्ड, हम रिड्यूस कर सकते हैं। यू शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई इन विच प्राइमरी एक्टिविटीज़, कौन से प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ईच वन ऑफ योर एग्जाम्पल वुड अकर इन आदित्य ग्रुप चेंज। यू शुड ऑल्सो, हमें एक तुम ये भी आइडेंटिफाई करो कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज़ बताओ, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चर नहीं, ऑपरेशन, इनबाउंड आउटबाउंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद सेल्स और मार्केटिंग, फिर सर्विस, सेल्स और मार्केटिंग से सर्विस, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। तो ईच वन ऑफ योर एग्जाम्पल वुड अकर इन आदित्य ग्रुप वैल्यू चेन। अब मेरे को देखना पड़ेगा, ओके। तो उसके आंसर का क्वेश्चन देखा है हमने, क्या है, हाँ हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वही है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब प्रिवेंशन में क्या है,
प्रिवेंशन में आपका ऑपरेशंस आता है। ऑपरेशंस में आपको क्या करना पड़ेगी, मशीन को मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगा दो ताकि मशीन जो ख़राब ना हो, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, पोटेंशियल फॉल्टी प्रोडक्ट क्या हो कम हो जाए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लो, ठीक है, जिससे आपकी पोटेंशियल फॉल्टी प्रोडक्ट है रिड्यूस हो जाए, गारंटी क्लेम, जिससे गारंटी क्लेम्स रिड्यूस हो जाएंगे। अप्रेजल मतलब मॉनिटर करना होता है। अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में जो रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो, आप ऐसा करो कि उस पर इंस्पेक्शन करवा लो ताकि रिड्यूस कर लो इंस्पेक्शन की कॉस्ट, रिड्यूस कर दो। जो इंस्पेक्शन होती है उस पर कॉस्ट को कम कर दो। या कैसे कर लो, या तो आप लिंक बना लो सप्लायर से कि भैया हम लिंक बना लो सप्लायर और अडॉप्ट कर लो TQM। या तो अगर वो सप्लायर क्या करता है, गारंटी देता है क्वालिटी की, तो उसे एलिमिनेट ही कर दो। जो इंस्पेक्शन है तो वो एलिमिनेट कर दोगे तो यहाँ पे कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब इंटरनल फेलर कॉस्ट क्या होता है, आप रीवर्क को कम कर दो। मतलब वो कैसे कम होगा, आप ट्रेनिंग दे दो एम्प्लॉयज़ को ताकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट। रिड्यूस कर दो रीवर्क बाय ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, और ये रिड्यूस कर देगा फेलर कॉस्ट एंड इम्प्रूव कर देगा क्वालिटी। फिर एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट में आप क्या आ जाता है, सर्विस। अब जब आप सर्विस में क्या आएगा, जब आप एक्सटर्नल फेल हो जाता है, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी देनी पड़ती है। क्वालिटी मतलब आपको देना पड़ता है कि गारंटी को प्रिवेंट करना। आप क्वालिटी डिज़ाइन दो प्रोडक्ट को, और ये ट्राई टू करो कि हम गारंटी कम दें, क्योंकि जब आप क्वालिटी इंप्रूव कर लोगे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दोगे, तो मतलब कि वो बंदा जो गारंटी क्लेम कम करेगा, इससे हमारी कॉस्ट ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट ऑफ सर्विस रिपेयरिंग कम हो जाएगी। तो यहाँ से भाई साहब ख़त्म हुआ, ये मैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।